अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी के बारे में। शेयर कैपिटल बेसिकली कैपिटल एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी की। मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है ही नहीं विदाउट द कैपिटल। ठीक है, तो कंपनी के लिए एक प्राइम रिक्वायरमेंट है कैपिटल। ठीक है, क्यों 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 ज़रूरी है कैपिटल? क्योंकि जो कमर्शियल एज वेल एज जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करती हैं वो पॉसिबल तभी हो सकती है अगर एक कंपनी के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? अगर कैपिटल होगी। इज इट क्लियर? तो कैपिटल बहुत ज़रूरी है फॉर द कंपनी फंक्शनिंग। मतलब फंक्शंस तभी परफॉर्म होंगे, एक्टिविटीज़ तभी परफॉर्म हो सकती हैं कंपनी में अगर उसके पास क्या होगी? कैपिटल होगी। इज इट क्लियर? तो कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन should have a adequate as well as appropriate amount of capital to perform all its functions. Is it clear? तो कंपनीज में जो ये टर्म हम कैपिटल यूज करते हैं एज वेल एज जो शेयर कैपिटल यूज करते हैं, दे बेसिकली आर हेल्थ सिनोनिमस। मतलब एक तरीके से सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, और कैपिटल जो है वो मेमोरेंडम एज वेल एज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो मैंने स्टार्टिंग में जब प्रीवियस वीडियोस में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया था, तो एक क्लोज मेंशन होना बहुत ज़रूरी है इन द प्रोस्पेक्टस एज वेल एज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और वो क्लोज क्या है? कैपिटल क्लोज। वो क्लोज इतना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाता है उस क्लोज के अंदर कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई है तो वो कितनी कैपिटल के साथ एस्टैब्लिश हुई है, मतलब रजिस्टर्ड हुई है। इज इट क्लियर? तो वहां पर मेंशन होना बहुत जरूरी है अबाउट द कैपिटल। जो शेयर कैपिटल का मतलब अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? द सम टोटल ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब व्हाट इज द वर्थ ऑफ, या हम कह सकते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? तो शेयर कैपिटल बेसिकली क्या डिनोट करता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी इज नोन एज द शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? शेयर कैपिटल जो है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ इन द वीडियो शेयर्स एंड स्टॉक्स। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करूंगी शेयर्स के बारे में। ठीक है, तो शेयर कैपिटल बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ओन्ड कैपिटल भी होती है। ओन्ड कैपिटल क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर जो ओन्ड कैपिटल, सबसे पहले तो ओन्ड कैपिटल का मतलब समझ लीजिए। ओन्ड कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो रेज की जाती है बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर जब आप इशू करते हैं तो लोग जो है एक तरीके से आप अप्लाई करते हैं, उन शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, तो वहां से जो कैपिटल हमारे पास आ रही है उसको बोलते हैं ओन्ड कैपिटल। इज इट क्लियर? तो शेयर कैपिटल एक तरीके से ओन्ड कैपिटल ही तो है, क्योंकि यहाँ हम लोगों को क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं। शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आएगी। कौन बनेंगे हमारे मेंबर? जो हमें कैपिटल देंगे उनको हम शेयर होल्डर बेसिकली कहते हैं। और शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स मानते हैं, इसलिए भी उनकी तरफ से जो कैपिटल आती है उसको क्या बोलते हैं? ओन्ड कैपिटल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। बेसिकली हमने यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में कैपिटल को डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका ऑथराइज, नॉमिनल एज वेल एज द रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब हम इस कैपिटल को ऑथराइज भी बोल सकते हैं, नॉमिनल भी बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड भी बोल सकते हैं। अब ये कैपिटल होती क्या है? अब कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हर कंपनी को स्पेसिफाई करना होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल उनकी है। कि मतलब एक तरीके से जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उनको मेंशन करना बहुत जरूरी है कि किस अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो रही है। और उस अमाउंट को हम बेसिकली, या उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल का जिसके साथ एक कंपनी रजिस्टर होती है, या हम कह सकते हैं कि विच अ कंपनी कैन रेज बाय द वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब एक तरीके से पब्लिक को इनवाइट करती है उस पोर्शन के लिए जो भी वो कैपिटल जो है ऑथोराइज बताती है अपनी। मतलब इस ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ जो है कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन सी होएगी? हम ये कह सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, मतलब जो ऑथराइज कैपिटल यानी टोटल मैक्सिमम अमाउंट जिसके साथ एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, इशू कैपिटल क्या क्या है, कौन सी कहलाएगी? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को दिया जाता है सो दैट दे कैन सब्सक्राइब फॉर द शेयर, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। मतलब दैट बेसिकली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज नोन एज द इशूड कैपिटल। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव होती है, किससे? पब्लिक से। मतलब जो बेसिकली हम कह सकते हैं वो हिस्सा इशू कैपिटल का जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट आता है अलॉटेड कैपिटल। अलॉटेड कैपिटल, अब लोगों की सब्सक्रिप्शन आई, हमारे पास एप्लीकेशन आई सब्सक्राइब कैपिटल के लिए, ठीक है, सॉरी इशूड कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर जिन्होंने अ, हमारी जो इशू कैपिटल है उसको सब्सक्राइब किया है, अब हम उसको क्या कर देंगे, उनको उनको क्या करेंगे, एक तरीके से अलॉट कर देंगे शेयर्स। तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? अलॉटेड कैपिटल। या हम कह सकते हैं कि वो पार्ट इशू कैपिटल का फॉर विच द पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड एंड विच हैज बीन अलॉटेड टू द पब्लिक। ठीक है। नेक्स्ट आता है कोल्ड अप कैपिटल। ये वो पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल का जो कंपनी बेसिकली यहाँ पर कोल्ड अप करती है, किससे? हमारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे। ठीक है। अब नॉर्मली जो कंपनी है वो पूरी की पूरी अमाउंट नहीं मंगा लेती शेयर्स की। ठीक है। जो भी मान लो अगर 100 शेयर्स के लिए सामने वाली पार्टी ने यानी मेंबर ने, किसी ने, शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था, तो हम ये नहीं कि एक साथ ही उससे 100 शेयर्स का पूरा टोटल अमाउंट मंगा लेंगे। हम उसको क्या करें, हम उस वहां पर क्या करेंगे, एक टाइम पे नहीं हम मंगा के हम डिफरेंट पार्ट्स में उसको मंगाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो 100 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है, 50 अभी आगे, 20 बाद में आ गए सेकंड कॉल पे, उसके बाद जो बचा 30 पार्ट है वो थर्ड कॉल पे आ गया। इस तरीके से हम उसको कॉल्स में मंगाते हैं। तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल बेसिकली अनकॉल्ड पोर्शन, मतलब जो हमने मंगाया ही नहीं उसको हम बोलेंगे बेसिकली यहाँ पर अनकॉल्ड कैपिटल। या पार्ट ऑफ अलॉटेड कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, उसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। और ये बेसिकली कंटीजेंट लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की, जो भी शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं उनके लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल। ये वो पार्ट है कोल्ड अप कैपिटल का जो सब्सक्राइबर या हम कह सकते हैं शेयर होल्डर पे कर चुके हैं इन रिस्पेक्ट टू द कॉल्स मेड बाय द कंपनी। मतलब एक तरीके से जब कंपनी ने कॉल की, पैसा मंगाया शेयर होल्डर से, तो अमाउंट जो वो पे कर चुके हैं उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब जो पे हो चुकी है कैपिटल का वो हिस्सा जो पे हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड कैपिटल। एक चीज और मैं बताना भूल गई, पेड अप कैपिटल में, पेड अप कैपिटल में दो टाइप्स की बेसिकली यहाँ पर सिचुएशंस आती हैं। फर्स्ट आती है कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स मतलब बेसिकली वो पार्ट कैपिटल का जो अभी बाकी है पे करना, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉल इन एरियर्स। और कॉल इन एडवांस क्या है? वो पार्ट जो अभी मंगाया ही नहीं लेकिन उस शेयर होल्डर ने पहली कॉल के साथ ही पे कर दिया। मान लो अगर हमने 10 शेयर्स अभी मंगाए, 10 हमने सेकंड कॉल में मंगाने थे, तो वो क्या करता है 20 शेयर्स के लिए पहले ही कॉल में पैसा दे देता है, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। मतलब एडवांस में पेमेंट कर दी, अभी हमने कॉल करी ही नहीं थी उन पैसे के लिए। ठीक है। कॉल इन एरियर्स होता है हमने एक तरीके से कॉल करी लेकिन उसने पे नहीं किया। ठीक है। मतलब वो अमाउंट कैपिटल का जो अभी पे करना बाकी है लेकिन उसने अभी पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल आती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को हम इमूवेबल एसेट्स भी बोलते हैं कंपनी के। ठीक है। वो इमूवेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं फिक्स्ड एसेट, या हम इसको ब्लॉक कैपिटल एज वेल एज नॉन सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। या एक तरीके से यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या लिखी हुई है? द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज व्हाट द कंपनी रिटेन्स इन द शेप ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो क्या है? फिक्स्ड है, अपनी जगह पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड एसेट है किसी कंपनी के लिए। ठीक है। एसेट है कंपनी के लिए क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग है तभी वहां एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास होती ही ना तो एक्टिविटीज परफॉर्म ही ना हो पाती। ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में ही ना आ पाती। ठीक है। तो वर्थ तो है उसकी, एसेट है हमारे लिए, लेकिन वो क्या है? इमूवेबल है। इज इट क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शंस होती हैं कंपनी के अंदर, उसके लिए पैसा चाहिए, उसको परफॉर्म करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो कैपिटल क्या कहलाएगी? वर्किंग कैपिटल। मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस या ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज इज नोन एज वर्किंग कैपिटल।
अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज वाटर्ड कैपिटल। वाटर्ड कैपिटल बेसिकली रिलेटेड होती है टू द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी का प्रमोशन होता है, जो जो वैल्यू है पेड अप कैपिटल की एज वेल एज एसेट्स की, वो इक्वल होनी चाहिए। अगर उनमें डिफरेंसेस आ जाता है तो वो तब वो क्या कहलाती है कैपिटल, वाटर्ड कैपिटल। या हम कह सकते हैं कि अंडर वाटर्ड कैपिटल जो एक्चुअल वैल्यू होती है एसेट्स की वो लेस होती है टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। और कई बार हम इसको स्टॉक कैपिटल भी बोलते हैं। कि स्टॉक कैपिटल कब बोलते हैं, जब जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो हमेशा लेस होती है देन द बुक वैल्यू, तब हम इसको स्टॉक कैपिटल बोलते हैं। या रिवार्टेड कैपिटल अगर हम यहाँ डेफिनेशन देखें तो वो कैपिटल जो आर्टिफिशियल पर्पसेस के लिए यूज होती है, जैसे कि अमाउंट पेड फॉर बाइंग द गुडविल ऑफ द कंपनी और एंटरप्राइज। ये कहाँ है, ये सारे क्या है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं। तो इन प्रमोशनल एक्सपेंसेस को पे आउट करने के लिए हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल यूज होती है उसको बोलते हैं वाटर्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है वेंचर्ड कैपिटल। वेंचर्ड कैपिटल एक फाइनेंशियल कैपिटल जो बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है, बिग एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू द स्मॉल बिजनेसेस, या एक तरीके से उन बिजनेसेस को जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उनका ये मानना होता है कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मतलब एक तरीके से फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि ये जो फर्म्स हैं, जो स्टार्टअप फर्म्स हैं एज वेल एज जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, कि इनकी लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट जनरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे भी इन्वेस्टर्स उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर उनको रिफंड अच्छा मिले या एक तरीके से डिविडेंड अच्छी मिले। तो इनका इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना इसीलिए होता है ताकि इनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हो उन कंपनी में इन्वेस्ट करके। तो इस कैपिटल को बेसिकली क्या बोला जाता है, वेंचर कैपिटल बोला जाता है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने स्टॉक एंड शेयर्स के बारे में बताया था, तो इसकी इन इक्विटी एज वेल एज इन द प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो अब मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगी। तो इस टॉपिक के लिए प्लीज़ रेफर माय वीडियो रिगार्डिंग द शेयर्स एंड स्टॉक, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस करने हैं, बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया है या हमें उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं चेंज ही करना है, तो उसको उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो अब हम वो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो टॉपिक आता है आपका ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये जरूर है कि कंपनी जो भी लिमिटेड है बाय द शेयर्स एज वेल एज गारंटी, और जिनके पास शेयर कैपिटल है, तो उनके लिए ये स्पेसिफाई ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो कैपिटल क्लॉज है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है और उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, या हम कह सकते हैं उसकी जो डिवीजन है इनटू शेयर्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, हर एक कंपनी मेंशन करेगी। और ये बहुत जरूरी भी है करना। ठीक है, कैपिटल क्लॉज में कैपिटल और किस तरीके से इसकी डिवीजन हुई है, ये दोनों चीजें मेंशन होनी बहुत जरूरी है। एक कंपनी कैपिटल को अगर इंक्रीज या डिक्रीज या इनऑर्गेनाइज करना चाहती है तो वो कर सकती है। मतलब अल्टरेशन कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एक तरीके से रीऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये तीनों स्टेप्स क्या हुए, यानी चेंज कर रही है। चेंज का मतलब यानी अल्टरेशन कर रही है। तो अल्टरेशन हो सकती है शेयर कैपिटल में, लेकिन उसके कुछ मेथड्स होते हैं। उस मेथड्स को हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज है कि अल्टरेशन का मतलब, अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना। लेकिन ये चेंज पॉसिबल होगा लेकिन लीगल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के साथ, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के साथ। और वो प्रॉपर प्रोसीजर कहाँ पर मेंशन है, अंडर द कंपनीज एक्ट। या हम कह सकते हैं कि जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको एक तरीके से फॉलो करना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग द ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो अब 5 मेथड्स हैं ऑल्ट्रेशन के कि क्या क्या ऑल्ट्रेशन कर सकती है कंपनी। तो फर्स्ट वन आता है वो शेयर कैपिटल को इंक्रीज भी कर सकती है बाय सच अमाउंट, जो भी एक तरीके से वो चाहती है इंक्रीज हो। तो उसके लिए वो क्या करेगी बेसिकली, यहाँ पर अगर मान लो एक कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है 50 लाख और उसको डिवाइड किया गया 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है 10 लाख से। ठीक है, मतलब 50 लाख ऑलरेडी उसकी ऑथोराइज कैपिटल थी, लेकिन वो 10 लाख और इंक्रीज करना चाहती है। तो वो क्या करेगी, 10,000 शेयर इशू कर देगी एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो यानी वो इंक्रीज कर रही है अपना कैपिटल। ठीक है, तो इंक्रीज अगर वो 10 लाख से करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, यहाँ पर वो शेयर इशू कर सकती है, 10,000 शेयर्स इशू कर सकती है एट द रुपीज ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। एक तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंटली
अब यहाँ पर एक लिमिटेड कंपनी, कोई भी लिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल कंसोलिडेट कर सकती है सभी को और कुछ एक हिस्से को अपने शेयर कैपिटल के इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन द एग्जिस्टिंग शेयर्स। कैसे? अगर मान लो वो कन्वर्ट करना चाहती है 10 शेयर्स को ऑफ ₹10 ईच इनटू वन शेयर ऑफ ₹100, तो वो कर सकती है। मतलब यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया उसने। बात तो वही है, रहे तो 10 शेयर्स ही। 10, अगर 10 शेयर्स को एट द ₹10 ईच देखें तो है तो 100 ही। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक शेयर 100 का बना दिया, बात तो एक ही हुई। मतलब एक तरीके से उसने ज्वाइंट कर दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, कन्वर्ट नहीं, मतलब कंसोलिडेट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, तो वो ये काम भी कर सकती है, मतलब ये चेंज भी कर सकती है अपनी शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट आता है थर्ड, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्जन। यहाँ पर एक कंपनी सभी या कुछ एक पार्ट अपने फुली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकती है स्टॉक में, या एक तरीके से रिकन्वर्ट कर सकती है स्टॉक को इन न फुली पेड अप शेयर्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन। ठीक है, तो एक तरीके से चेंज किया, तो एक मेथड है, कन्वर्जन एक मेथड है किसका, शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन करने का। नेक्स्ट है सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पर सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल में अब इस पॉइंट में कैसे होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कंसोलिडेशन में बताया था, उन्होंने लार्जर अमाउंट में अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं हम कि जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है इन द शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन, वहाँ लार्जर डिनोमिनेशन में, यहाँ स्मॉलर डिनोमिनेशन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज ही होते हैं, जो अमाउंट है शेयर कैपिटल की उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर इफ ₹100 शेयर हैज अ पेड अप वैल्यू ऑफ ₹40, अगर हम उसको डिवाइड करते 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो हर शेयर्स की पेड अप वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया बेसिकली। टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल उतनी की उतनी होती है, लेकिन हम यहाँ पर स्मॉलर डिनोमिनेशंस में उनको सब डिवाइड कर देते हैं। लास्ट पॉइंट आता है अंडर द मेथड ऑफ ऑल्टरेशन इज कैंसलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी यहाँ अपने अनइश्यूड शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। इससे क्या होगा, एक तरीके से शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आता, बट इस मेथड में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स थे कि किस तरीके से शेयर कैपिटल में चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द लीगल रिस्ट्रिक्शंस फॉर अल्टरेशन। अगर अल्टरेशन करनी है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है कंपनी के ऊपर लगती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, सबसे पहले तो ये है कि जो अल्टरेशन है वो स्पेसिफाइड कंपनीज ही कर सकती हैं, जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी जिनके पास शेयर कैपिटल है, दैट आर हैविंग बेसिकली शेयर कैपिटल, वो यहाँ पर अल्टरेशन कर सकती हैं इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। दूसरी चीज़ ये है कि इसके रिगार्डिंग अगर अल्टरेशन करनी है तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी प्रोविजन होना चाहिए इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, थर्ड आता है कि पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना बहुत ज़रूरी है इन द जनरल मीटिंग रिगार्डिंग द ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आता है आपका कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रेशन। हमने कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी कि अगर ऑल्ट्रेशन करनी है शेयर कैपिटल में तो कुछ रिस्ट्रिक्शन यानी कुछ कंडीशंस हमें एक कंपनी को बेसिकली यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन, मतलब अगर चेंज करना है शेयर कैपिटल में तो क्या स्टेप्स होंगे चेंजिंग के। फर्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया गया है इन ऑर्डर टू चेंज द शेयर कैपिटल, वो कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं दे शुड एक्सेप्ट दैट इन द मीटिंग, मतलब उनकी एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है फॉर द चेंज इन अल्टरेशन, फॉर चेंज इन द शेयर कैपिटल, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेंबर्स मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्शन रेज नहीं होना चाहिए इसके अगेंस्ट। इज इट क्लियर? सेकेंड वन आता है इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार, एक नोटिस कि ये चेंजेस हुए हैं शेयर कैपिटल में, ये चीज़ देनी होगी टू द रजिस्ट्रार रिटर्न में विद इन 30 डेज ऑफ स्पेसिफाइंग द अल्टरेशन। मतलब कि एक तरीके से जिस दिन अल्टरेशन हुई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा, और उसमें जो है एक तरीके से पूरा डिटेल्स होगी कि ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो रजिस्ट्रार है
वो इस नोटिस को रिकॉर्ड कर लेगा और साथ ही साथ जो भी चेंजेस करने हैं इन द कंपनी आर्टिकल एज वेल एज इन द मेमोरेंडम, वो साथ के साथ हमारा रजिस्ट्रार परफॉर्म कर देता है जैसे ही उसे नोटिस रिसीव होता है रिगार्डिंग, नोटिस रिसीव होता है किसका, अल्टरेशन का, ठीक है, फ्रॉम द कंपनी। दूसरी चीज ये बोली गई है इसी पॉइंट में कि अगर डिफॉल्ट होता है इन ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, मतलब वो रजिस्ट्रार को ये जो नोटिस है ये नहीं दे रही है, मतलब एक तरीके से नहीं दे पाती है 30 दिनों के अंदर अंदर, तो यहाँ पर कंपनी जो है एक तरीके से पनिशेबल होगी विद द फाइन। और वो फाइन हो सकता है 1000 रुपीज पर डे, जब तक कि फाइन कंटिन्यू रहे, जो कि 5 लाख तक भी पहुंच सकता है, ठीक है, या फिर दोनों ही उनको सिचुएशन बियर करनी पड़ेगी उन कंपनी को जिन्होंने भी रजिस्ट्रार को वो इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं पहुंचाई है। थर्ड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी दैट इज हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर वो शेयर्स को कन्वर्ट करना चाहती है स्टॉक में, तो उसके लिए नोटिस देना होगा फॉर द कन्वर्जन किसको, रजिस्ट्रार को। और ये चीज भी उनको एक तरीके से यहाँ पर स्पेसिफाई करनी होगी दैट जो कन्वर्जन होगी वो एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट होगी, मतलब प्रोविजंस जो भी कन्वर्जन के रिगार्डिंग प्रोविजन है, शेयर्स को स्टॉक में चेंज करने वाले जो भी प्रोविजंस हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो सब फॉलो कर कर ही एक तरीके से कन्वर्जन की जाएगी। दे शुड स्पेसिफाई दिस इफ दैट नोटिस दैट दे विल सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? लास्ट आता है नोटिस ऑफ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया जा रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये नोटिफाई कराना होगा विद इन 30 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। अगर शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब शेयर कैपिटल में चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उस रेजोल्यूशन को पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रार को ये चीज नोटिफाई करनी होगी दैट वी आर इंक्रीजिंग द शेयर कैपिटल, मतलब हम इशू कर रहे हैं फर्दर शेयर्स सो दैट वी कैन इंक्रीज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? इफ देयर इज डिफॉल्ट, मतलब एक तरीके से यहाँ पर अगर कंपनी यहाँ नोटिस नहीं दे पाती है विद इन 30 डेज, टाइमली नोटिस नहीं दे पाती है रजिस्ट्रार को रिगार्डिंग द फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, तो कंपनी और जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर होगा ही और शी विल बी पनिशेबल विद द फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1000 रुपीज फॉर ईच डे, जब तक कि एक तरीके से डिफॉल्ट चलता रहेगा, प्लस 5 लाख रुपीज भी उसको पे करने पड़ सकते हैं या फिर दोनों, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन मतलब रिड्यूस। इसका मतलब होता है कि पेड अप कैपिटल जो है कंपनी की उसको रिड्यूस करना, उस प्रोसीजर को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, जो कंपनीज एक्ट है वो सभी कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करती है, मतलब रोकती है कंपनीज को कि वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस ना करें। बट इवन देन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कंपनी के अंदर कि कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी हैविंग द शेयर कैपिटल, वो अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। कैसे? अब दो तरीके हैं, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, दूसरी चीज है हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल है फर्म की वो रिड्यूस हो सकती है, 3 तरीके हैं उसको रिड्यूस करने के। वो 3 तरीके क्या हैं? पहला आता है कि कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल को अगर रिड्यूस करना चाहती है, ठीक है, और अगर पार्टली पेड अप शेयर्स पर जो लाइबिलिटी बनती है अगर उसको ही खत्म कर दें तो कब कैपिटल रिड्यूस हो सकती है। कैसे? अगर मान लीजिए जो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है, जिसमें से ₹50 जो है पर पे कर दिए गए हैं, लेकिन ₹50 जो है वो क्या है? अनपेड है। तो कंपनी यहाँ रिड्यूस कर सकती है वो फेस वैल्यू शेयर्स की टू ₹50, मतलब पहले 100 थी, 50 पे कर दिए थे लेकिन 50 अनपेड थे, तो वो क्या कर सकती है यहाँ पर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी को खत्म करके, ठीक है, तो जो 50 शेयर्स पे किए थे उसी को ही फुली पेड अप शेयर्स में मान लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कैपिटल जो है रिड्यूस की जा सकती है, शेयर होल्डर को हम एक तरीके से रिलीव कर देंगे कि उनकी जो लाइबिलिटी बनती थी अनकोल्ड कैपिटल पर वो एक तरीके से क्या हो गई है? खत्म हो गई है, ठीक है। दूसरी तरीका आता है कि अगर कंपनी के पास सरप्लस पेड अप कैपिटल है तो उसको बेसिकली रीपे कर दिया जाए, किसको? शेयर होल्डर्स को, जिससे क्या होगा? शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड तरीका आता है वो ये है कि कंपनी क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है उन शेयर्स को विच आर लॉस्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और विच डज नॉट रिप्रेजेंट एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी।
इससे क्या होगा, जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो सकती है, या इन अदर वे वी कैन से दैट कि अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो बाय राइटिंग ऑफ द लॉस्ट कैपिटल वी कैन डू दिस। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे जिस तरीकों से कैपिटल को रिड्यूस किया जा सकता है इन द कंपनी। लीगल रिस्ट्रिक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर रिडक्शन होनी है शेयर कैपिटल में तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लीगल कंडीशंस हैं, वो फुलफिल करनी पड़ेगी। वो लीगल कंडीशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय स्पेसिफाइड कंपनीज, कोई भी कंपनी लिमिटेड है बाय द शेयर्स और गारंटी, और जिनके पास शेयर कैपिटल है सिर्फ वही शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। सेकेंड वन आता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कैन ओनली बी मेड बाय अ स्पेशल, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, थर्ड आता है कंफर्मेशन बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, स्पेशल सॉरी कंफर्मेशन, मतलब एक तरीके से परमिशन भी चाहिए किसकी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। मतलब सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से काम नहीं चलेगा, परमिशन इज ऑल्सो नीडेड फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग द रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन। नाउ हमने कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस करी रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब आता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या मेथड फॉलो किया जाएगा, क्या पॉइंट्स फॉलो किए जाएंगे ताकि जो शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो फर्स्ट वन आता है प्रोसीजर में पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई भी कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी एंड हैविंग द शेयर कैपिटल, अगर अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस। दूसरी चीज एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर कंफर्मेशन, रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो एक एप्लीकेशन देगी किसको? ट्रिब्यूनल को रिगार्डिंग द कंफर्मेशन, मतलब ट्रिब्यूनल यहाँ पर हमें कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कंफर्मेशन कैसी? कि हाँ अब आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होना चाहिए तभी वो हमें कंफर्मेशन देगा, एक तरीके से पॉजिटिव एक्शन देगा अपना कि हाँ अब आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ट्रिब्यूनल क्या करता है? फर्दर एक नोटिस देता है रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन, जो भी हम रेजोल्यूशन, उसको रेजोल्यूशन की कॉपी भेजते हैं, कंपनी की रेजोल्यूशन की कॉपी भेजती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, वो फर्दर वो कॉपी किसको फॉरवर्ड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड को एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को, ये जानने के लिए कि हाँ अगर कोई क्रेडिटर्स को क्यों भेजते हैं, वैसे तो पॉइंट ये आता है कि क्रेडिटर्स को क्यों भेजते हैं, कोई भी डेट है, जो कोई भी क्लेम है, ठीक है, वो हमने पे कर दिया है टाइमली या नहीं, और हाँ इसके रिगार्डिंग कैपिटल को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग, रिडक्शन जो भी होनी है उसके रिगार्डिंग क्या क्रेडिटर से परमिशन ली गई है, उसकी मत उसकी राय जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी को एक तरीके से नोटिस भेजा जाता है और 3 महीने का टाइम दे दिया जाता है इन पार्टीज को कि ये अपनी जो है एक तरीके से यहाँ पर स्पेसिफाई कर सके या एक तरीके से अपनी कंफर्मेशन दे सके। तो अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आती फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड एज वेल एज फ्रॉम द क्रेडिटर्स, तो ये समझ लिया जाता है कि रिडक्शन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल बेसिकली डिफरेंट पार्टीज को जो एप्लीकेशन हमने एज अ कंपनी उनको भेजी है ट्रिब्यूनल को रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो फर्दर इन पार्टीज को देती है ताकि उनकी ऑब्जेक्शन जान सके। अगर ऑब्जेक्शन है तो कैपिटल में रिडक्शन नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं देते हैं रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है, ट्रिब्यूनल एज्यूम कर लेती है कि हाँ अब ऑर्डर पास कर सकते हैं रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ कंसर्न फर्म। ठीक है, थर्ड आता है ऑर्डर कंफर्मिंग रिडक्शन। अब ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, रिगार्डिंग द क्रेडिटर्स, सिक्योरिटीज बोर्ड, एक्सचेंज रजिस्ट्रार एज वेल एज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब वो क्या कर सकती है? एक ऑर्डर जिसमें वो ये कंफर्म करके एक तरीके से स्पेसिफाई करेगी कि कंपनी जो है शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, लेकिन वो सर्टेन कुछ कंडीशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करके ही करे। ठीक है, एक चीज और आएगी इसमें, ट्रिब्यूनल यहाँ पर ये भी देखती है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ है मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो वो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है, क्या वो उस कंपनी ने फॉलो किए हैं?
ठीक है, आफ्टर रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल। मतलब वो एक तो यहाँ इस पॉइंट में ये कहा गया है कि वो जो ऑर्डर रिगार्डिंग द कंफर्मेशन देगी तो साथ साथ ये भी स्पेसिफाई करेगी या ये भी एश्योर करेगी कि जो कंपनी रिड्यूस कर रही है शेयर कैपिटल वो सभी स्टैंडर्ड्स को एज वेल एज सभी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो सब फॉलो किए जाएं एज पर द कंपनीज एक्ट रूल। ठीक है, लास्ट आता है एक पॉइंट और इसमें ऐड होना है थर्ड पॉइंट में, वो ये है कि जो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन मिलेगा फ्रॉम द ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो पब्लिश कराना होगा बाय द पब्लिश कराना होगा, कंपनी पब्लिश कराएगी तो बाय द कंपनी होगा, और वो उस तरीके से ही पब्लिश होगा जैसे ट्रिब्यूनल चाहती है। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर। जो ऑर्डर है ट्रिब्यूनल का, अगर उसने कंफर्म कर दिया रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की कंपनी कर सकती है, तो वो एक तरीके से वो ऑर्डर, वो कंफर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी बिफोर द रजिस्ट्रार। मतलब रजिस्ट्रार को भी वो चीज़ स्पेसिफाई की जाएगी कि दैट वी हैव रिसीव द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो रजिस्ट्रार को सभी चीज़ें आफ्टर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की किस तरीके से अल्टर की गई हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, तो कितनी अमाउंट बेसिकली पेड अप होनी है ऑन ईच शेयर, तो वो सारा जो भी ब्यौरा है, जो अल्ट्रेशन आपने की है, जो बेसिकली रिडक्शन की है शेयर कैपिटल में, किस तरीके से की है, क्या किया है, तो वो सारा ब्यौरा किसको देना होगा? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार क्या कर लेगा? एक तरीके से रजिस्टर कर लेगा अपने रजिस्टर्स में कि जो ट्रिब्यूनल है उसने ऑर्डर दिया था और इस तरीके से रिडक्शन हुई है इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, एंड एक चीज और स्पेसिफाई की जाएगी, मतलब यहाँ पर जो सर्टिफिकेट, जो कंफर्मेशन यहाँ ट्रिब्यूनल ने दी और जो रजिस्ट्रार ने अपने रजिस्टर में यहाँ पर एक तरीके से रजिस्टर कर लिया रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस कि सभी रिक्वायरमेंट्स जो हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हुई है। मतलब कि जब भी जो सभी काम हुआ है वो एज पर द प्रोविजन हुआ है रिगार्डिंग द अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इज इट क्लियर? तो ये था मेथड रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। पासिंग रेजोल्यूशन, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल दी जाएगी, मतलब उसकी कंफर्मेशन मिलेगी तो वो ऑर्डर जो है एक तरीके से मिलेगा फ्रॉम द ट्रिब्यूनल आफ्टर सेटिस्फाइंग, तो उसके बाद रिडक्शन की जाएगी और रिडक्शन का नोटिस फर्दर किसको भेजा जाएगा? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ताकि वो अपने रजिस्टर्स में चेंजेस को नोट डाउन कर ले। इज इट? नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस शेयर्स। अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस की जा रही है तो कोई ऐसे मेंबर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं जिनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है इस डिसीजन से, तो वो क्लेम कर सकते हैं टूवर्ड्स द कंपनी, और जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो लायबल होंगे फॉर द सेम। सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? अगर कोई क्रेडिटर ऐसा है जिसकी कंफर्मेशन नहीं ली गई या जिसको इग्नोर किया गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके डेट्स या क्लेम्स को डिस्चार्ज नहीं किया गया और कंपनी जो है शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन वो लाइबल होंगे टू कंट्रीब्यूट फॉर द पेमेंट ऑफ दैट डेट और क्लेम, जो भी उनका बनता था क्रेडिटर्स का, और अमाउंट उतनी ही पे होगी जितने के लिए बेसिकली कंपनी लाइबल होगी। ठीक है, बिफोर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये नहीं कि यहाँ पर क्रेडिटर अमाउंट से जितनी अमाउंट बनती थी उससे ज़्यादा मांगने लग जाए ड्यू टू द चेंज इन द कैपिटल, और वी कैन से ड्यू टू रिड्यूस इन द शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर कंपनी वाउंड अप होने जा रही है और अगर ट्रिब्यूनल के सामने कोई ऐसा क्रेडिटर या कोर्ट के सामने कोई ऐसा क्रेडिटर जो ये प्रूव कर देता है कि उसको इस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो कोर्ट क्या कर सकती है? द कोर्ट में सेटल अ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज जो भी लाइबल थे, और पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है ऑन द कंपनी जिन्होंने बेसिकली जानबूझकर, मतलब एक तरीके से ये चीज़ पता थी और मिस रिप्रेजेंट किया है मिस रिप्रेजेंट किया है द अमाउंट ऑफ डेट और क्लेम जो भी क्रेडिटर्स का बनता था, या एक तरीके से उन्होंने ये चीज़ कंसील नहीं कही, या मतलब उनका नाम नहीं लिया क्रेडिटर का जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे। मतलब ये वो बात जो है एक तरीके से ट्रिब्यूनल से छुपाई गई है, या एक तरीके से यहाँ हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है ट्रिब्यूनल के साथ फ्रॉड कर रही है, वो जानबूझकर रिडक्शन करना चाह रही है और जो डेट और क्लेम उनके बनते थे उनको छुपा के, या
क्रेडिटर की कंफर्मेशन उन्होंने नहीं ली थी, और क्रेडिटर इस बात के लिए ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे थे रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज मिसरिप्रेजेंट की है उन्होंने, कंपनी ने, किसको, ट्रिब्यूनल को। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी या कोई भी जिन्होंने ऐसा काम किया है इन्वॉल्व होंगे, तो वो लाइबल होंगे अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज वेल एज उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है विच शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, और जो बढ़ भी सकती है 1 साल के लिए, मतलब 6 से 10 सालों तक, सॉरी 6 से 10 सालों तक उनको बेसिकली इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर वो ऐसा काम करते हैं। मतलब कंपनी जो है एक तरीके से धोखा करती है, मिसरिप्रेजेंट करती है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होता है इन फ्रंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो उस केस में उनको जेल हो सकती है। ठीक है, और जेल कितने दिन की हो सकती है, मतलब बेसिकली क्या टाइम पीरियड होगा, 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है, एज वेल एज फाइन भी लग सकता है, और फाइन में वो अमाउंट इन्वॉल्व होगी जो भी फ्रॉड के टाइम पे इन्वॉल्व होती। ठीक है, मतलब जो भी डिफॉल्ट के टाइम पर अमाउंट होगी, दैट विल बी द फाइन फॉर दैट पर्सन दैट इज इन्वॉल्व इन द सच कमिट्स। ठीक है, जो भी फ्रॉड में इंक्लूड था उनको ये पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो ये है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब क्या, शेयर कैपिटल को क्यों रिड्यूस किया जाता है, व्हाट आर द मेन रीजंस। ठीक है, तो फॉलोइंग रीजंस हैं, वो ये हैं कि अगर मान लो कंपनी ने को लॉस हुआ है बिजनेस में, ठीक है, तो वो इस तरीके से अपनी जो इमेज है वो इम्प्रूव कैसे कर सकती है, बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल, या एक तरीके से उस लॉस को फाइनल अकाउंट्स में उस लॉस को राइट ऑफ करके, तो उस तरीके से उसकी इमेज सुधर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने अगर कोई लॉस सफर किया है तो अपने इमेज सुधारने के लिए वो शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। दूसरा रीजन ये है कि अगर कैपिटल कंपनी के पास ज़्यादा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ, और ओवर कैपिटलाइजेशन किसी बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होती है, तो वो यहाँ पर क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट कैपिटल। ठीक है, थर्ड आता है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स जो है कंपनी के वो ओवर वैल्यूड हुए हैं, तो उनको क्या क्या करना है, उनको प्रॉपरली वैल्यूड कर लिया, अप्रोप्रिएटली वैल्यू किया जाता है बाय रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब अगर शेयर कैपिटल को एक तरीके से रिड्यूस किया जाए तो वो जो कंपनी के फिक्स एसेट ओवर वैल्यूड हैं वो अप्रोप्रिएटली वैल्यू हो जाएंगे। इज इट क्लियर? थर्ड यानी सॉरी लास्ट आता है पॉइंट, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है कंपनी की बैलेंस शीट में, मतलब कोई ऐसा फिक्टिशियस एसेट रिटर्न डाउन है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो बैलेंस शीट जो है वो इंप्रेसिव भी नहीं लगेगी और जेन्युइन भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट को यहाँ पर डिलीट किया जाता है बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक रीजन है कि क्यों शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है। या तो कोई लॉस हुआ है बिजनेस में, उसकी इमेज, कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है, ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को बियर ऑन करने के लिए। थर्ड आता है कोई फिक्स्ड एसेट है वो ओवर वैल्यूड हुआ है तो उसको प्रॉपर्ली वैल्यू करने के लिए हमें कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा। और लास्ट आता है अगर कोई फिक्टिशियस एसेट कंपनी की बैलेंस शीट में शोन है तो उसको डिलीट करने के लिए, एक तरीके से उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है। टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अब फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये एक तरीके से ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी का पार्ट होता है विच इज येट अनइश्यूड, मतलब के लिए अनइश्यूड पार्ट है किसका, ऑथोराइज्ड कैपिटल का। ठीक है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि कंपनी जो है वो तो पूरी अपनी टोटल शेयर कैपिटल को एक साथ इशू नहीं करती। ठीक है, मान लो अगर 50 लाख है, 50 लाख को एकदम से इशू नहीं कर देगी, जैसी कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आएगी उसमें से कुछ पोर्शन ही इशू करती है पब्लिक को। ठीक है, तो अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट को देखकर ही बेसिकली या सिचुएशंस को देखकर ही वो जो है शेयर कैपिटल को इशू करती है, मतलब पूरी पूरी ना करके वो कुछ एक पार्ट है अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स यानी फंड्स चाहिए उनको, फंड्स को रेज करने के लिए वो शेयर कैपिटल को इशू करती है। ठीक है, वैसे भी आपको बहुत बता दिया है मैंने प्रीवियस वीडियोस में कि क्यों जो है कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है, तो वो यही मेन रीजन है फंड को रेज करने के। तो एक साथ ही सारा फंड ना कलेक्ट करके वो क्या करती है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके ही इशू करती है टोटल ऑथराइज कैपिटल को। ठीक है, तो
कभी भी नीड होती है फॉर द मतलब एक तरीके से फर्दर कोई भी नीड होगी रिगार्डिंग द बिजनेस, कि कोई बिजनेस एक्टिविटीज में फंड नहीं है, तो उसको मीट आउट करने के लिए अगर फर्दर आप शेयर कैपिटल को इशू करते हो तो उस प्रोसेस को बोला जाता है या उस कंसेप्ट को बोला जाता है फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। मतलब एक साथ ना करके कैपिटल को इशू हम कुछ पार्ट्स में इशू करते हैं, तो फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है उनको पूरा करने के लिए जो फर्दर शेयर कैपिटल को इशू किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? अब दो कंडीशंस होती हैं या दो सिचुएशंस होती है कंपनी की, कि अगर शेयर कैपिटल या ये कह सकते हैं कि जब इशू कैपिटल जो है वो लेस हो यानी कम हो देन द ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड जो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल है वो विद इन द लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। अगर इशू कैपिटल जो है वो इक्वल टू हो किसके, ऑथराइज्ड कैपिटल के, जो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल है वो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। तो दोनों ही सिचुएशन को, मतलब एक दोनों ही सर्कमस्टांसेस में अगर हम बात करें तो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल पॉसिबल है अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज के लिए ऑथराइज करें तो। ठीक है, अब फर्दर इशू ऑफ शेयर हमें चाहिए ही क्यों, एडिशनल फंड्स चाहिए ही क्यों, फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस। अब कंपिटिटिव मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नई टेक्निक्स को यूज करने के लिए, जो भी प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं नई, उनको यूज करने के लिए हमें पैसा चाहिए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए प्लस अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हमें एडिशनल फंड्स की जरूरत होती है, और उसके लिए हम शेयर इशू करते हैं, मतलब फर्दर इशू ऑफ शेयर्स आर डन। ठीक है, अब ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है अगर कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इस चीज के लिए हमें परमिशन दे, प्लस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। मतलब एक तरीके से उनकी प्रेजेंस में एक रेजोल्यूशन पास होगा तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो ये चीज बहुत जरूरी है। प्लस यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी भी बहुत जरूरी है, एज वेल एज जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्रेजेंस में वो रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, तो सेम ऐसे ही शेयर होल्डर की परमिशन, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी परमिशन लेना भी बहुत जरूरी है रिगार्डिंग द ऑफ शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑथराइज कर, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन होना चाहिए रिगार्डिंग द फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्लस resolution as well as the ordinary resolution is passed in the company, ठीक है, regarding the फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर्स हैं बोथ शुड एग्री ऑन द फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। तो जब भी कंपनी जो है अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज इशू ऑफ शेयर्स, तो फर्स्ट राइट जो है इन शेयर्स के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये राइट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कहलाता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। और ये शेयर्स जो है ये इशू होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो ये कहलाते हैं राइट शेयर्स। ठीक है, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो इस केस में अगर कंपनी को एक तरीके से फर्दर शेयर्स को इशू करना है, तो उसका जो अलॉटमेंट प्रोसीजर होगा वो एज पर द कंडीशंस होगा दैट आर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट अंडर द सेक्शन 62। तो वो कंडीशंस जो है कंपनी को जो फुलफिल करनी है रिगार्डिंग सच शेयर्स, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जब भी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करने की बात होगी, ठीक है, बाय द कंपनी, तो जो अलॉटमेंट है फर्दर शेयर्स की वो सबसे पहले तो ऑफर किया जाएगा किसको? कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो जो अलॉटमेंट होगी वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के जो भी शेयर्स उनके पास ऑलरेडी हैं उसके प्रपोर्शन में ही ऑफर किए जाएंगे। इज इट क्लियर? मतलब कि कहने का ये है कि सच शेयर्स मस्ट बी ऑफर्ड टू द कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब जो भी शेयर्स उनके पास ऑलरेडी हैं उनके प्रोपोर्शनेट ही उनको ये शेयर्स जो है ऑफर किए जाएंगे जब भी कंपनी फर्दर शेयर कैपिटल इशू करेगी। सेकंड पॉइंट आता है नोटिस ऑफ ऑफर। जो ये ऑफर दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो उसमें ये चीज़ स्पेसिफाई होनी बहुत ज़रूरी है उस नोटिस में, उस ऑफर में, कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं, प्लस व्हाट शुड बी द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट जो है 15 दिन से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए और 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 15 से 30 दिन का टाइम दिया जाता है शेयर होल्डर्स को ये डिसाइड करने के लिए कि उनको एक्सेप्ट करना है ये ऑफर या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो ये जो
ऑफर है वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। मतलब एक टाइम लिमिट सेट कर दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको बताना है कि आपको अपने एक्सेप्ट करना है ये ऑफर, ये नहीं करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है सरेंडर ऑफ राइट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो ये मान लिया जाता है कि ऑफर जो है वो shall be deemed to include the right of shareholders, मतलब शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो अपने शेयर्स जो है वो रेनशिएट कर सकते हैं, कुछ एक पार्ट भी और सभी भी किसी और पर्सन के फेवर में जो उनको ऑफर किए गए हैं, तो वो किसी और के फेवर में भी उनको रिनशिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लास्ट आता है राइट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, जो भी टाइम स्पेसिफाइड था नोटिस में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं किसी भी मैनर में जो भी उनको लगता है कि कंपनी के लिए, कंपनी इंटरेस्ट के लिए सुटेबल है। इज इट क्लियर? जो ये प्रोविजन है 62 सेक्शन के, ये एप्लीकेबल नहीं है अगर कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है या कंपनी ने अपनी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इंक्रीज की है वो डिबेंचर इशू करके की है या लोन जो है बेसिकली रेज किया है उस कंपनी ने, तो उस केसेस में जो 62 के प्रोविजंस जो हमने अभी पढ़े हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इज इट क्लियर?